देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश को बरकरार रखा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। ज्ञानवापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कि अगले आदेश तक शिवलिंग को संरक्षण जारी रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पुराना जो आदेश था यानी कि वो बरकरार सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे बढ़ते अगली खबर प्रयागराज से, जहां ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई से कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई। आज हिंदू पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी। 28 नवंबर को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। 28 नवंबर को हिंदू पक्ष बची हुई दलीलें पेश करेगा। हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर 30 नवंबर तक के लिए रोक लगी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ज्ञानवापी परिसर के सर्वे एएसआई से कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई। और अगली खबर भी वाराणसी से, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई हुई। वजूखाने की पश्चिमी दीवार हटाने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर तय की है। कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने को लेकर सुनवाई हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई हुई है। वजूखाने की पश्चिमी दीवार हटाने के मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई की अब अगली तारीख 5 दिसंबर तय की है। कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने को लेकर यह सुनवाई हुई, जिसमें अगली तारीख तय कर दी गई है। पूरे मामले पर सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। तो कई सारी याचिका हैं जिन पर अलग अलग कोर्ट में फैसले आने हैं। वजूखाने को लेकर आपको बता दें 5 दिसंबर तारीख को तय किया गया है। वजूखाने की पश्चिमी दीवार हटाने के मामले में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। अब 5 दिसंबर को इस पर फैसला आ सकता है। कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने को लेकर सुनवाई हुई है। तो ये बड़ी जानकारी वाराणसी से आपको दे दें। अब देखिए 3 अलग अलग तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। पुराने आदेश को बरकरार रखा गया है। हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। 28 नवंबर को अब पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई के सर्वे के आदेश को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और जिला कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी आप तीसरी तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग कोर्टों में सुनवाई हुई है। अब हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वाराणसी से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे जुड़ गए हैं। नीतीश, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा गया उसकी पूरी जानकारी दें। हम इस वक्त अधिवक्ताओं के जो दल हैं उनके साथ मौजूद भी हैं और आप देखिए और हम इनसे जानते भी हैं कि आज क्या हुआ कोर्ट में। सुधीर जी, क्या हुआ? आज न्यायालय में जो हम लोग पहले प्रार्थना पत्र दिए थे कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच के लिए, वह खारिज कर दिया गया था। उसके लिए हमने हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन हमारा स्वीकार कर लिया गया था और जिला कोर्ट ने कहा था कि लगातार तारीख देकर जल्दी सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर तक उनको कार्रवाई करने से रोकते हुए कहा तिथि निर्धारित कर दें और हाईकोर्ट के आदेशानुसार जिला कोर्ट में 5 तारीख का डेट जो है निर्धारित कर दिया गया। 5 दिसंबर 2022 तिथि लग गई। आज कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुभाष जी, कोर्ट में जिस तरह से कई बिंदु थे, लेकिन आज किस मुख्य बिंदु पर बातचीत हुई? 5 दिसंबर को क्या होगा ये जानना चाहिए। देखिए, बिंदुएं तो तमाम थी। हम लोगों को प्रति आपत्ति लगाना था। उस आपत्ति पे जो मुस्लिम पक्ष ने लगाया था, जिसको सिरे से मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया। जो मौके पर जो सारे अधिवक्ता कमिश्नर द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उस रिपोर्ट में ब्रह्म कमल से लेकर तमाम देवी देवताओं का कहा जाए, स्वास्थ्य कहा जाए, त्रिशूल के निशान है, जिसको सिरे से नकार दिया है मुस्लिम पक्ष ने। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का अब आगे जो परिसर है जो पूरी तरह से कस्टडी में है, ये कहे कि उसकी सुरक्षा की जा रही है, तो इस आदेश के बाद आप लोगों की? हम लोग भाई
प्रसन्न है। और चूंकि मामला चलिए भाई ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट केवल का जो फैसला सुप्रीम आया है कोर्ट उस और पर देश हिंदू तक ही पक्ष नहीं है, प्रसन्न है, ये कह करोड़ों रहे हैं करोड़ अधिवक्ता। ठीक है नीतीश, लौटूंगी आपके पास। दिल्ली का रुख कर लेते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम हो जाता है। अविनाश, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यही लिया कि पुराना जो आदेश था, यानी कि जस के तस जैसे चीजें थी उसी तरीके से बने रहेंगी। और क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा गया? जी देखिए गुंजन, दो मुख्य बातें आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये बेंच थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पुराना आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो तथाकथित शिवलिंग मिला है जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी वाराणसी के जिला अधिकारी को दी गई है, वो अगले आदेश तक जारी रहेगी। यानी कि अगले आदेश पर जब तक सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा देता है तब तक उस शिवलिंग की जो है संरक्षण की जिम्मेदारी वाराणसी के जिलाधिकारी की रहेगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि वाराणसी के अंदर जितनी भी निचली अदालतों में याचिकाएं लंबित हैं उनको जिला जज के सामने रखा जाए, जिससे कि वो ये देख सके कि क्या सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जा सकता है या नहीं। तो ये दो प्रमुख बातें कही हैं। लेकिन हिंदू पक्ष जिस याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आया था, कहीं ना कहीं उस पक्ष को बड़ी राहत मिली, क्योंकि हिंदू पक्ष इसी बात को लेकर के आया था कि जो तथाकथित शिवलिंग मिला है उसके संरक्षण के आदेश को आगे आदेश तक या फिर आगे के लिए बढ़ाया जाए। क्योंकि कल 12 नवंबर है जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश था, उसके तहत जो शिवलिंग है जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी अभी तक वाराणसी के जिलाधिकारी की है, वो कल समाप्त हो रही थी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को एडमिट किया है और अगले आदेश तक के लिए उसके संरक्षण की जिम्मेदारी वाराणसी के जिलाधिकारी को दे दी है। यानी कि अब जब सुप्रीम कोर्ट जब तक अपने अगले आदेश में कोई नया आदेश नहीं देता है तब तक जो शिवलिंग मिला हुआ है मस्जिद परिसर के अंदर उसके संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरीके से वाराणसी के जिलाधिकारी की रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी देने के लिए। नीतीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। 60-70 वर्षों के इस प्लान के इतिहास को पूर्वी उत्तर प्रदेश से कभी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए और दुनिया के तमाम अन्य देशों के लिए बड़े पैमाने पर मजबूर बनकर के गए लोग। फिर उसके बाद यहां से कोलकाता के लिए लोग गए। जब कोलकाता का उद्योग ट्रेड यूनियन का शिकार हुआ तो फिर वहां के बाद लोगों ने मुंबई के लिए और देश के अन्य भागों के लिए प्रस्थान किया। कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा तो पीयूष जी हमेशा फोन से इस बात के लिए नाराज होते थे, क्या हम करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां जाएंगे। और ये मुझसे कहते थे कि आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रवासी कामगार श्रमिक आएंगे इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो मैंने कहा एक संख्या कितनी होगी, उन्होंने कहा संख्या 1 करोड़ तक पहुंचेगी। मैंने कहा 1 करोड़ में उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, 1 करोड़ लोग यहाँ आसानी से आ जाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा इससे उत्तर प्रदेश से बिल्कुल निश्चित रहिए। और उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उस दौरान आए थे। हमने एक काम जरूर किया था, जितने लोग आ रहे थे उत्तर प्रदेश से उन सभी नाकों में हम लोगों ने अपनी टीम रखी थी। उन लोगों को रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनका मेडिकल चेकअप की व्यवस्था और साथ साथ उनकी स्किल मैपिंग भी हम करते थे। स्किल मैपिंग के माध्यम से कौन व्यक्ति क्या काम, कौन कंप्यूटर ऑपरेटर है, कौन व्यक्ति ड्राइवर है, कौन टेलर मास्टर है, कौन व्यक्ति श्रमिक है, कौन व्यक्ति किस फील्ड में काम करता है, इन सब की स्किल मैपिंग भी हम लोगों ने की। और फिर वहां से हम उनको उनके जनपद की बसेस में पूरी सूची के साथ भेजते थे कि इतने लोग हैं, इनमें से ये लोग इस कार्य में लगेंगे, इनको इसी प्रकार के कार्य के साथ जनपद में जोड़ने का कार्य भी करेंगे। अब आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने लॉकडाउन को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे कोरोना कालखंड में एक भी उद्योग बंद नहीं होने दिया था। हमने वहां पर कुछ सावधानी रखी थी। सावधानी के रूप में हम लोगों ने वहां पे कुछ कार्यक्रम किए थे, क्योंकि तब तक तकनीक का बेहतरीन उपयोग होना प्रारंभ हुआ था। कोविड हेल्प डेस्क बनाए, कोविड केयर सेंटर भी जहां आवश्यकता पड़ी कि 10 से अधिक लोग कहीं कार्य कर रहे हैं, वहां पे हमने कोविड केयर सेंटर दिए। जब सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हम लोगों ने वहां पे ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए और ऑक्सीजन जहां आवश्यकता पड़ती थी वहां ऑक्सीजन के प्लांट भी हम लोगों ने लगवाए। लेकिन कार्य रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्य रुकेगा तो बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगारी छाएगी, लोग सड़कों पे आएंगे, अव्यवस्था फैलेगी। यह नहीं होने देना है और उसका परिणाम हम सबके सामने रहा। यह प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड प्रबंधन का कार्य करना है,
पीएम साहब ने एक नारा दिया, सबसे पहले आपको याद होगा, जीवन और जीविका को बचाने की। पहले जान है जहान है, फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने की। फिर उन्होंने नारा दिया था कि जो जहां है वहीं उपचार कराओ। तो लोग उसकी बात, इससे पहले की कुछ बात समझ पाते, हम लोगों ने अपने यहाँ की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इसकी ट्रेनिंग दी और हम लोगों ने कहा आप डोर टू डोर जाकर के स्क्रीनिंग करिए। जिस घर में कोई व्यक्ति फीवर से पीड़ित है, उसमें कुछ भी लक्षण आ रहे हैं, उसको वहीं घर में उसको क्वारंटीन करके वहीं उपचार की सुविधा दो और डॉक्टर वहीं जाके देखें, वहीं से उनका सैंपल लें और आवश्यकता पड़ने पर यह भी सुविधा दी जाए कि जिनमें सामान्य लक्षण हैं, जो घर में ठीक हो सकते हैं, उनको घर में, और जिनमें थोड़ी भी गंभीरता होती है उनको तत्काल हम लोग बेहतरीन सर्विलांस के माध्यम से उन्हें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में पहुंचा के उनको उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन तकनीक का उपयोग हर एक स्तर पर होता रहा और मुझे लगता है कोविड प्रबंधन में जैसे तकनीक की बड़ी भूमिका थी, एक साथ 10 करोड़ किसानों तक पीएम साहब एक क्लिक करके पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उनके घर तक पहुंचाते थे। एक साथ 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कोई लाभ देना है, उनके घर तक वो लाभ का लाभ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य एक सस्टेनेबल ढंग से आगे बढ़ सके, टाइम बाउंड हो, इसके लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटर वे की अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देश के अंदर की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे धनी राज्य माना जाएगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन मौजूद है और हिमालय से आने वाली सदाबहार नदियों के माध्यम से जहां पर इन संभावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं पीयूष जी का भी और सोनोवाल जी के भी संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि हिमालय से आने वाली नदियों में सिल्ट बहुत बड़े पैमाने पे आता है और उसके कारण नदियां छिछली हुई हैं, वो फैली है बहुत। जब हम लोग 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश में 38 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। हर वर्ष बाढ़ का उसमें प्रभाव पड़ता था, थोड़ी भी बारिश पड़ती थी बाढ़ आ जाती थी और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते थे और उस पैसे के नाम पर बहुत जगह तो लूट खसोट होती थी। हम लोग आए आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं एक जगह गया था जहां हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च होते थे केवल बाढ़ प्रबंधन के नाम पे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा 2017 में ही। मैंने कहा ये काम करो, इस कार्य नहीं होगा इस बार बाढ़ आने। लेकिन मुझे उसी जगह से अगले दिन जाना पड़ा था, तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर के जो चॉपर का जो पायलट था उससे मैंने कहा ये काम करो, थोड़ा इसको नीचे करके मुझे दिखाओ क्या है ये। मैं वहां पे गया था, तो मैंने वापस आने के बाद फिर बैठक की और मैंने संबंधित विभाग से कहा, मैंने कहा अगर हम लोग बाढ़ प्रबंधन की बजाय वहां पे नदी को चैनलाइज कर लें। उन्होंने कहा ये कैसे हो पाएगा। मैं कहा ड्रेजिंग करके। कहा कैसे हो पाएगा। मैंने कहा ड्रेजर मंगाओ। उन्होंने कहा ड्रेजर तो हमारे पास है। तो मैंने कहा जो है उसका उपयोग तो करो। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस पे 125 करोड़ रुपए खर्च होते थे, मात्र 5 करोड़ रुपए में हम लोगों ने ड्रेजिंग करके पूरी नदी को 12 किलोमीटर चैनलाइज कर लिया था। और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल 4 से 5 जनपदों में बाढ़ आती है और इसको भी हम बहुत शीघ्र नियंत्रित करेंगे। और मेरा मानना है इनलैंड वाटरवे की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आमदनी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए कि आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करना है, तो आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पाद के लिए खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा
जो क्लस्टर है देश के अंदर वो यूपी के अंदर मौजूद है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपने एमएसएमई को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर अपने देश के अंदर उसको प्रमोट करने का, उसके प्रमोशन करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, ये सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने पहले ही बताया कि एक वर्ष के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा का लाभ लेकर के उत्तर प्रदेश ने अकेले वाराणसी के आसपास के जनपदों से हम लोगों ने 3,700 करोड़ रुपए के एमएसएमई के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है। स्वाभाविक रूप से ढेर सारी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज पीएम गतिशक्ति के नेशनल मास्टर प्लान के इनलैंड वाटरवे कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय आयोजन के लिए वाराणसी, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, उस वाराणसी में यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। मल्टी मॉडल वाटरवे समिट से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। कोरोना काल में किस तरीके से किसानों की आमदनी बढ़ी है और किस तरीके से सरकार ने काम किया है, तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बताया। कानपुर से खबर, जहां भू माफिया की शिकायत करना बुजुर्ग को भारी पड़ गया। दबंगों ने घर के बाहर खड़े बुजुर्ग को जमकर पीटा। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए कानपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। भू माफिया की शिकायत करना बुजुर्ग को किस तरीके से भारी पड़ा है, इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। दबंगों ने घर के बाहर खड़े बुजुर्ग को जमकर पीटा है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है और गिरफ्तारी भी हो गई है। कानपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां दबंगों ने घर के बाहर खड़े बुजुर्ग को पीटा है और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 58 में आईटी की छापेमारी में हवाला कनेक्शन के संकेत सामने आए हैं। इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर के साथ आईटी की टीम थाने पहुंची है। पकड़े गए लोगों के नेटवर्क की जांच की जा रही है। कुल 8 आरोपियों को इनकम टैक्स की टीम ने गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को मेडिकल के लिए भेजा गया है और 4 से पूछताछ अभी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको नोएडा से दें, जहां सेक्टर 58 में इनकम टैक्स की छापेमारी में हवाला करेक्शन के संकेत सामने आए हैं, जिसमें इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर के साथ इनकम टैक्स की टीम थाने में मौजूद है। अभी तो पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये सारे लोग बाहर के हैं तो इनका आपराधिक इतिहास कोई है कि नहीं है, इसमें अभी काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए हम लोग उनको पुलिस कस्टडी पे लेंगे और इनका जितना भी है, क्योंकि जैसे अभी आधार कार्ड मिला है, आधार कार्ड पे एक व्यक्ति का एड्रेस इसमें नोएडा का है, लेकिन जब पूछा गया तो गुड़गांव में रहता है। सर 2 करोड़ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।